हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है सीटेट जनवरी 2024 के लिए जो है हम यहाँ पर सीडीपी से जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और एंड तक इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। कुछ ही दिन रह गए हैं एग्जाम के। ठीक है, 21 जनवरी को जो है एग्जाम सीटेट का करवाया जाएगा, जिसमें आप लोग अच्छे परफॉर्मेंस करें, ये मैं चाहता हूं। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट्स। ठीक है, ये हमारे जो है इसमें कह रहे हैं कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। वो हमारा जो है किशोरावस्था होता है। ध्यान रखना, बचपन से लेकर के, ठीक है, बचपन से जो हम बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, इसके बीच में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, तो उस पीरियड को हम कहते हैं किशोरावस्था, हम कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज टू ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, देखो ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। ग्रॉस मोटर स्किल में देखो, इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है। स्थूलगामक कौशल के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। तो देखो ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में बता देता हूं, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, जिसमें आपके बॉडी के हर एक मांसपेशियां जो है वर्क करे। ठीक है ना, बॉडी के अपर पार्ट से लेकर के लोअर पार्ट तक हर एक मांसपेशियां जो है अच्छे से काम करे, उसी को हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। क्लियर है, स्थूलगामक कौशल कहते हैं। लेकिन अब अगर आपको ग्रॉस मोटर स्किल समझ में आ गया है तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं। देखो, ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, आप बैठे हुए हो और उस बैठे अवस्था में एक आपके हाथों में एक ब्रश है और पेपर पर आप पेंटिंग कर रहे हैं। जस्ट लाइक आप जो है क्या कर रहे हैं कि आप लिख रहे हैं, पेन से पेपर पर लिख रहे हैं, तो उसमें आपका बॉडी के हर एक मांसपेशियां वर्क नहीं कर रहा है, तो ग्रॉस मोटर स्किल में नहीं आएगा। क्लियर है, पहला वाला खत्म। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, ये भी वही चीज है कि आप पेपर का एक टुकड़ा अपने हाथों से काट रहे हो और उसके कहीं पर आप जो है उसको पेस्ट कर रहे हो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सुई में धागा डालना, ये भी आप हाथ और अपना माइंड को ही थोड़ा बहुत यूज कर रहे हो, ठीक है ना, पूरा अपर बॉडी लोअर बॉडी आपका पूरा यूज नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। चलना और दौड़ना, देखो आप अगर चलते रहोगे, दौड़ते रहोगे, जिम करोगे, वॉकिंग, ये सारी चीजें में क्या है, आपके जो बॉडी के हर एक पार्ट है अपर से लोअर तक वो पूरा पूरा एक्टिव रहता है। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन का जो इसका आंसर हो जाएगा वो फोर्थ जो ऑप्शन है, ये जो है इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कौन सा इन चारों ऑप्शन में से है जिसके लिए जो स्थूलगामक कौशल है उसका हम उपयोग करते हैं, वो है हमारा चलना और दौड़ना। ठीक है, चलना और दौड़ना। तो इसका ऑप्शन चेंज भी कर सकता है, तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग जो है चेंज सोचना पड़ेगा कि स्थूलगामक क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज। ठीक है, सामाजिकरण की प्रथम संस्था क्या होता है। ठीक है, सोशलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सोशलाइजेशन जो है सबसे पहला जो हमारा होता है वो हमारा परिवार के लोग होते हैं। ठीक है, जिसमें सोशलाइजेशन होता है एक बच्चे का। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा परिवार हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां, मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है। ठीक है, द बिलीव दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज डॉल्स, कार्स एटसेट्रा हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज इज कॉल्ड। देखो, बचपन कैसा होता है कि हम जो है सोचते हैं कि जो कार होती है या फिर जो गुड्डा गुड़िया होता है, खिलौने होते हैं, उनमें जो है सजीव गुण होते हैं, मतलब वो हमारी बातों को समझ पाते हैं, है ना, वो सांस लेते हैं। तो ये हमारे अंदर ये सारी जो थिंकिंग है वो कहाँ से आती है। देखो ये इसमें देखो जीववादी सोच के बारे में
देखो इसमें पहला ऑप्शन दिया है जीववादी सोच, उसके बाद पदानुक्रमित सोच, केंद्रीयकरण, उसके बाद जो है वर्गीकरण। तो इनमें से देखो सबसे पहले आ जाता है इसमें जीववादी सोच। जीववादी सोच क्या होता है कि भैया ये हम कुछ सोच रहे हैं तो वो अगला उसमें भी ट्रांसफर यही चीज हो रहा है, ठीक है ना। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं हम इसको, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे कोई पेरेंट्स है वो बच्चे को कह रहा है कि हाँ ये गुड्डा गुड़िया है, वो तुम्हारी बातें सुन रहा है, ये कार है इसमें जो है सांस लेने की ताकत है, ये चल सकता है, इसके हाथ पैर है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है फिर उससे क्या होता है उसके बच्चों में भी वो ट्रांसफर होती है। तो इसको हम कहते हैं जीववादी सोच, ठीक है ना, एनिमिस्टिक थिंकिंग। तो इसका पहला जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग कहाँ से है, अपने सिटी को कमेंट के माध्यम से मेंशन जरूर करिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से एग्जाम को दे रहे हैं और कहाँ कहाँ से आप लोग इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो सही लगे तो उसको अपने जो है दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा इसको। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा आपको समझदारी से काम करनी पड़ेगी। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले तो एक असर्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। क्लियर है। क्वेश्चन को समझना आप। एक अभिकथन दिया हुआ है ए, जिसको हम ए बोलते हैं असर्शन, और एक रीजन भी दिया होता है कारण, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक बार फिर से रीड करते हैं। देखो कह रहा है कि 4 वर्षीय रिया, रिया का जो एज है वो कितना है, 4 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन लिया है, एक लंबा और एक चौड़ा, एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पा रही है। ध्यान रखना, वो जो है ना ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। अभिकथन में ये कहा गया है उसका एज 4 वर्ष है और वो ये चीज ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई के जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। तो देखो क्या कह रहा है आगे, कारण में क्या कह रहा है, जीन प्याजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो देखो इसमें क्या हो जाता है कि ये जो कारण है ना आर, ये भी आपका सही है, ठीक है ना, ये भी जो है आपका सही है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया जो है संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। कारण ए ये भी सही है, जीन पियाजे ने ये कहा तो था, कारण भी सही है। तो क्या ये जो हमारा अभिकथन है उसका रीजन सही दिया गया है, इसका जो रीजन है वो क्या सही दिया गया है। देखो ये जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आप देख सकते हो ऑप्शन से पहले हम बात करते हैं। ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या करता है, सॉरी, है ना। पहला ऑप्शन दिया है कि सही व्याख्या करता है। दूसरा है हमारा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है ना दूसरा हो जाएगा, सही व्याख्या नहीं है। देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज सीखनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर एक जानकारी होनी जरूरी है और वो क्या है हमारा, वो है संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठीक है ना। ये पूर्व संक्रियात्मक चरण के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए, इस चरण में क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें ध्यान तो रख पाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, ये जो हमारा पूर्व संक्रियात्मक चरण है इसमें बच्चे ध्यान रख पाते हैं, समझ भी पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो बताया गया रीजन वो तो सही है, लेकिन अभिकथन भी सही है जो बोल रहा है अपनी जगह पर, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो इसीलिए इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। पाड़ का उदाहरण है, ठीक है। पाड़ क्या होता है, पाड़ क्या होता है जिसमें हम संकेत या फिर अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये चीज हमारा जो है पाड़ में आता है। पुनर्वलन नहीं हो सकता है, अनुबंधन भी नहीं हो सकता है, संज्ञानात्मक द्वंद्व भी नहीं हो सकता है। हम इन सब चीजों के बारे में बाद में किसी लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हमारा पाड़ क्या होता है, पुनर्वलन क्या होता है, उसके बाद अनुबंधन क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं, आपको देखो इसके बारे में पता होना चाहिए, आप इसके बारे में एक एक चीज पढ़ लेना, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए हम ये सारी चीजें बात हम नहीं करेंगे, इस पे डीपेस्ट टॉकिंग इस पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है ना। क्या प्रस्तावित करता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। ठीक है, तो ये जो है और इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में, कोहलबर्ग ने जो है कुछ नैतिक विकास के बारे में बताया था। ठीक, तो उसके कुछ चरण होते हैं, तो कौन से चरण में कह रहा है व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय, अपने व्यवहार का जो परिणाम होता है उसके बजाय दूसरों के अपेक्षा अनुसार काम करता है, ये कह रहा है। ठीक है, तो जो है वो हमारा होता है परंपरागत चरण होता है, एक परंपरागत चरण होता है। इस चरण में क्या करता है बच्चा जो है वो क्या करता है, अपना जो व्यवहार होता है ना, अपना जो एटीट्यूड होता है उसके अगेंस्ट जो है दूसरा क्या कर रहा है उसके अपेक्षा अनुसरण करता है, तो उसको हम परंपरागत चरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा क्या होता है। देखो प्रगतिशील का मतलब क्या है कि कोई जो क्लास है वो प्रोग्रेसिव है या नहीं है, वो किससे डिपेंड करता है। देखो परीक्षा केंद्रित होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परीक्षा केंद्रित सिर्फ आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो और वहां सिर्फ आप एग्जाम ही करवाए जा रहे हो, तो वो आपका प्रगतिशील कक्षा के दायरे में तो नहीं आ सकता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है। अब देखो बच्चा ही नहीं है, तो आप सबसे पहला ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो जाता है कि बच्चा जब है ही नहीं तो आप परीक्षा केंद्र बना के क्या करोगे। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब बच्चा है ही नहीं तो आप पाठ्य पुस्तक केंद्रित बना करके भी क्या करोगे। उसके बाद शिक्षा केंद्रित, शिक्षा आप ग्रहण किसके लिए शिक्षा दोगे, शिक्षा आप बच्चों के लिए तो दोगे। तो जब बच्चा ही नहीं होगा तो कोई इन तीनों बातों का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। जब क्लास में ये जो है बच्चा ही नहीं है तो यहाँ पर जो ऑप्शन चौथा आ रहा है वो है विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। अगर आपका विद्यार्थी है तो तब आप शिक्षा दे सकते हो, तब आप किताबें भी ला सकते हो, तब आप जो है उसमें परीक्षाएं भी करवा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। ठीक है, परामर्शदाता का मतलब एक काउंसलर है, कह रहा है रेणु इज अ काउंसलर एट अ स्कूल। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई काउंसलर है, जैसे मान के चलिए कि आप किसी स्कूल में एक टीचर है ना, एज अ काउंसलर आप वर्क कर रहे हो उस स्कूल में, है ना। इन विच इंटेलिजेंस शुड शी हैव टू बी एन इफेक्टिव काउंसलर, मतलब आप एक अच्छा काउंसलर कैसे कह सकते हो, आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। क्या आपके अंदर एक भाषाई क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब लिंग्विस्टिक होनी चाहिए, स्थानिक होनी चाहिए, ठीक है, या फिर पारस्परिक होनी चाहिए, अंतः व्यक्तिक होना चाहिए। देखो ये जो है हमारा इंटरपर्सनल होना चाहिए, ध्यान रखना पारस्परिक होना चाहिए, तभी जाकर के एक अच्छा जो है परामर्शदाता कहलाएगा, है ना। अदरवाइज आपके पास से भाषा है नहीं कर सकते हो, स्थानिक है नहीं हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू 2020 विच लैंग्वेज शुड टीचर यूज फॉर इंटरैक्टिंग विद प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का उपयोग करना चाहिए। देखो यहाँ ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने, बट ये कि
इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में, कि उसमें क्या क्या बातें बताई गई थी बच्चों के लिए, है ना, क्या क्या बातें उसमें बताई गई थी। चलिए देखिए ऑप्शन क्या है, केवल क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, जो क्षेत्र में उसका भाषा बोला जा रहा है ना, वही होनी चाहिए। केवल हिंदी भाषा होना चाहिए, केवल अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा। देखो हम अगर एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ बच्चों की मातृभाषा इंपॉर्टेंट होंगी। बच्चा छोटा है, उसको अभी भाषा का ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है कोई बच्चा, है ना, कोई बच्ची पढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें मातृभाषा जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? देखो अब यहाँ पर जो है एक लड़की है ना, वैशाली कहीं ना कहीं लड़की है, तो ये जो है अपने माँ से ये कहती है कि माँ मुझे अमित की तरह एक फुटबॉल चाहिए। यहाँ 2 पात्र है, ठीक है, यहाँ जो है अमित है जो कि एक लड़का है और वैशाली जो कि एक लड़की है। अब यहाँ पर जो वैशाली है वो अपने मम्मी से ये कहती है कि मम्मी मुझे जो है अमित की तरह एक फुटबॉल चाहिए। और जनरल टॉकिंग है, आप घर में भी ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ा सा इमेजिन करके देख लीजिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी मम्मी ये कहती है कि फुटबॉल से तो लड़के खेलते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। तो इस माँ के इस जवाब में क्या दिखता है, मतलब माँ कहना क्या चाह रही है? ठीक है, जेंडर भूमिका में लचीलापन कहना चाह रही है ना, लिंग समता कहना चाह रही है, उसके बाद लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग प्रासंगिकता। देखिए यहाँ पर जो है ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता है। आज के समय में क्या लड़का और क्या लड़की, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो, है ना, तो जेंडर इसमें तो कोई मैटर नहीं करता है ना, कोई जरूरी तो नहीं है कि जो है फुटबॉल लड़का ही खेल सकता है ना, क्रिकेट लड़की ही खेल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी खेल सकते हैं। तो ये जो थिंकिंग है उसकी मम्मी की, वो हमारा लिंग रूढ़िबद्धता दिखाता है ना, लिंग रूढ़िबद्धता है ये। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें जो है इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है, ठीक है। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना ये क्या कहता है? बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा हमारा, सतत व समग्र मूल्यांकन में के क्या मायने हो सकता है, ठीक है। सतत व समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? देखिए कह रहा है कि विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्य नहीं, ये भी नहीं हो सकता। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उसकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्माण लेने के लिए मूल्यांकन नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन में पहलुओं में शामिल करना होता है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, ठीक है, ये सारी चीजें देखो आपको पता होनी चाहिए। एक छोटी छोटी वर्ड्स आ रही है, शिक्षण अधिगम क्या होता है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, है ना। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, है ना, किस प्रकार का मूल्यांकन करने में शिक्षक को जो है मदद मिलेगी, तो वो जो है रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। देखिए इनके बारे में हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक, मानकीकृत और मानव संदर्भित, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। हम बहुत ही डीप तरीके से हम इसको भी स्टडी करेंगे, बट अभी हमें एग्जाम प्रिपरेशन करनी है तो
ऐसे क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। देखो, समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जिसमें हर किसी को, हर टाइप के बच्चे जो है उसमें शिक्षा के अधिकार होते हैं, है ना। समावेशी कक्षा कह रहे कि बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना, उनका ख्याल रखना होता है, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना होता है, विद्यार्थियों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। हम देखो, समावेशी कक्षा में शिक्षक की एक भूमिका क्या होता है, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगा करके हम उनका ख्याल रख सके, यही हमारा जो है एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका का भूमिका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहे हैं। विविध समूहों के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए, है ना, क्या ध्यान में रखना चाहिए। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना चाहिए। विविध समूहों के विद्यार्थियों में, ठीक है ना, विविध समूहों के डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स में क्या है ना, हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देने की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना होता है। देखो, ऐसा नहीं है, आप सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना होता है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना होता है। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना नहीं, ये सारी चीजें तो आप दे ही नहीं सकते ये चीज, तो कहीं ना कहीं जो है, अरे यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज हो गया जो है, इसमें आपका सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना, ये चीज भी आपका जो है, इसमें जो है हमें क्या करना है। देखिए, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मतलब क्या क्या पॉइंट हमारे ध्यान में होना चाहिए वो चीज कह रहा है। तो इसमें जो है हमारा देखो, विद्यार्थी को स्वीकारना और सम्मान बहुत जरूरी होता है, ये चीज। सांस्कृतिक भिन्नताओं का अनदेखा करना, ये भी आवश्यक है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ठीक है ना, ये भी जरूरत है। उसके बाद अप्रत्यक्ष निर्देश देना, इसकी कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे करके कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जो विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, आप एकदम ढीलामी दोगे, फ्लेक्सिबिलिटी दोगे तो विद्यार्थी और भी मतलब वो खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो पहला, दूसरा, तीसरा जो है आंसर हमारा इसमें ठीक हो सकता है, ठीक है ना, ये सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उस पर बात करते हैं। कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधित है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन को समझनी पड़ेगी। हमें कह रहा है कि विद्यार्थी से दृष्टि बाधित है। दृष्टि बाधित विद्यार्थी क्या होता है, जो कि देख नहीं पाता है, ठीक है ना। तो अगर दृष्टि बाधित विद्यार्थी को हमें पढ़ाना है तो हम कोई ऐसा देखने, पहला ऑप्शन में देखो उन्होंने क्या दे रखा है, विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण, मतलब वो तो देख ही नहीं पाता, तो इसका क्या फायदा। कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना। देखो, अगर वो देख नहीं पा रहा है तो कौन सा स्पर्श तो कर पा रहा है ना, हस्त कौशल सामग्री, तो ये चीज सही हो जाएगा इसका। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। देखो, देख ही नहीं पा रहा तो ये चीज तो कोई मायने नहीं रखता इसका, ये ऑप्शन का तो कोई ऐसा है नहीं, है ना। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसे चित्र हो देनी चाहिए, तो वो देख ही नहीं पा रहा तो ये सब देकर के उसको क्या फायदा। तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है ना, किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। तो जो है इसका जो पहला हो जाएगा ऑटिज्म हो जाएगा, ठीक है ना, पहला ऑप्शन स्वालीनता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वहां बनाए। इसके माध्यम से वहां बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। क्या? सृजनात्मकता, रटना, असहयोग, अनुशासनहीनता, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए
सृजनात्मकता को ये बढ़ावा देना चाहता है, मतलब क्रिएटिविटी को पहचानना चाहता है। कहने का मतलब ये है, अब भैया टीचर है, अब वो जो है अलग विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर ये कहता है कि भाई इसमें से जो तुम्हें सही लगे वो बनाओ। तो टीचर क्या चाहता है कि बच्चे, कौन से बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वही देखना चाहेगा। ऑब्वियसली बात है, रटाना तो चाहेगा नहीं। रटाना अगर चाहता तो वो तो अपने हिसाब से कोई आंसर दे ही देता, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो चुका है। 21 जो है इसमें ये कह रहा है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? देखो, शारीरिक कौशल है, सामाजिक कौशल है, संज्ञानात्मक संवेगात्मक कौशल, अमूर्त तर्क। ठीक है, देखो शारीरिक और बचपन से प्रारंभिक सालों में किसके शारीरिक विकास भी होने चाहिए, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक संवेगात्मक कौशल और अमूर्त तर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस आंसर है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 कहीं है, देखो इसमें 1 2 3 4 ये ऑप्शन हमारा सही, थर्ड वाला सही हो जाएगा। रचनावादी कक्षा में क्वेश्चन नंबर 22, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व आयोजन में से होता है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, बारंबार वेदन तथा अभ्यास से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जानकारी के भंडारण व उपायोजन से ये जो है रचनावादी कक्षा होता है इसमें। ठीक, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो 23 है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यहाँ प्रक्रिया क्या कहलाएगी। ठीक है, देखो एक शिक्षिका और एक बच्ची जो है जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, दोनों ही जो है इस चीज को समझने के लिए असमर्थ है, तो वो पाड़ में आ जाता है। ठीक है, दोनों ही डिस्कशन करेंगे तो यह प्रक्रिया पाड़ कहलाता है। चलिए अगले उस पर बात करते हैं। 24 में देखो कह रहे हैं कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है। कहीं ना कहीं ठीक है, ये है ना। अभिकथन जो है इसका जो असर्शन दिया गया है ये सही है। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है। ठीक, ये भी सही है। तर्क क्या दिया है? सामाजिक संस्कृति संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है ना, सामाजिक संस्कृति संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो देखिए दोनों ही सही है, क्योंकि अगर आसपास का जो है उदाहरण शामिल करते हैं, है ना, पर्यावरण से, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक संस्कृति का ही वो हो गया है। ठीक है ना, उदाहरण हो गया है। तो देखिए अभिकथन का जो तर्क दिया गया है वो हमारा सही है, इसका मतलब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये ऑप्शन हमारा पहला वाला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, इसमें दिया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, लेकिन ये सही व्याख्या है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, है ना। तो निम्न में से क्या ऐसा है जो बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। तो देखो समस्या को सही से पहचानना और समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। ठीक है, तो देखिए बाधा उत्पन्न कौन कर सकता है? 25 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, बाधा उत्पन्न तब कर सकते हो समस्या को सही पहचान लोगे आप तो कोई बात ही नहीं है ना। समस्या को स्पष्ट से परिभाषित कर दोगे तो समस्या समाधान हो सकता है। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, अब पहले हम सोच रहे कि ये दिक्कत हुई थी तो ये दिक्कत अभी आ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक हो जाता है उसमें। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके में स्थिर रहना, अब कोई प्रॉब्लम आ रही है और हम पहले किसी प्रॉब्लम में फंसे थे, किसी समस्या में फंसे थे, अब वही पारस्परिक तरीके पर हम जो है पहले समस्या को सॉल्व करने के लिए जो तरीका हमने अपनाया था, अब ये कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम जो है उसी तरीके को अपना रहे, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा बाधा उत्पन्न कर सकता है समाधान में। ठीक है, तो यही फोर्थ ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और ये कह रहा है, इसमें भी अभिकथन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी द्वारा दी की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। ठीक है, विद्यार्थी और शिक्षकों की असफलता को दर्शाती है। उसके बाद तर्क क्या दिया गया है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है ना, देखो दोनों ठीक है, अपने अपने जगह पर दोनों ठीक है, तर्क भी अपना सही है, ये भी सही है, लेकिन विद्यार्थी द्वारा की गई गलती व त्रुटि शिक्षक को असफलता को दर्शाती है। फिर दूसरे में ये कह रहा है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है ना, वह उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देना चाहिए। ये चीज भी थोड़ा सा हमारे लिए जो है गलत हो जाएगा, तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा। ठीक है, ऑप्शन अपने अपनी जगह पर दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। भाव मतलब इमोशन, ऐसा कौन कौन सा इसमें, जो देखो एंगर है, गुस्सा हम करते, ये भी तो एक इमोशन है। लव, ये भी एक इमोशन है। फियर है, डर है, ये भी एक इमोशन ही तो है। लेकिन मेमोरी जो है ये हमारा कोई इमोशन में नहीं आता है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। उसमें कह रहा है प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। जो प्राथमिक शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए, है ना, इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन हम इसको बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक, तो हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा कर सकती है। ठीक है, अवांछनीय व्यवहार को दंडित कर सकती है। उसके बाद विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, है ना, कंपटीशन जो होते हैं, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो ये जो ऑप्शन है अब इनमें से आपको छांटनी पड़ेगी, आपके अकॉर्डिंग क्या, अगर आप प्राइमरी टीचर होते तो आप इनमें से कौन सा आप जो है अपनाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है एक कौन सा ऑप्शन आप सही मानते हैं। ठीक है ना, बच्चों को देखिए हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास को नहीं, विद्यार्थी देखिए अब कुछ भी प्रयास कर रहा है, वो गलत भी, बहुत ज्यादा गलत भी कर सकता है। भाई ये थोड़ा माइनर गलत हो तो हम ठीक है उसको प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर गलत करने लग जाए तो हम उसकी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, ये भी चीज थोड़ा सा हमारा गलत हो जाएगा कि जो अवांछनीय व्यवहार है उसको हम दंडित कर रहे हैं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, है ना, ये भी नहीं। बच्चों को सीखने में आनंद की सहानुभूति को प्रोत्साहित करके, अब बच्चे जो सीख रहा है उसमें जो आनंद आ रहा है उसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं ना, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, है ना, लर्निंग में जो है क्या इफेक्ट करता है, को प्रभावित नहीं करता है, बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। देखो कह रहा है कि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, है ना, क्या अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित नहीं करता है, करता है भाई। अगर देखो क्या कह रहा है कि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है ना, सीखने में जो है मानसिक समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है उसके लर्निंग को प्रभावित करता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, बाधा डालता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एक बार इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बाधा डाल सकता है, से संबंधित नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। को सुशासित करता है, देखो बाधा डाल देता है। अगर ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो लर्निंग को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है ना, तो ये बाधा डालता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है। देखो सब यहाँ समझने की जरूरत है। आप अगर रूही नहीं यहाँ आप होते तो आप यहाँ पर क्या करते। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पर्यावरणीय कारक को दोषी ठहरा रही, योग्यता की कमी बता रहे, कोशिश की कमी बता रहे, कठिन भाग्य बता रहे। देखिए यहाँ मान के चले आप है ना, और आपने जो है ठीक से पढ़ाई नहीं की। समझना इस चीज को, आपने सही से पढ़ाई तो नहीं की, जिसके कारण से आपका जो सब्जेक्ट है विज्ञान है उसमें जो है अच्छे नंबर नहीं आए। आपने पढ़ाई नहीं की तो आपके अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि विज्ञान है वो आपको बहुत अच्छा से जो है, जबकि वहां विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप विज्ञान को अच्छे समझते भी हैं और आपको आता भी है विज्ञान।
है ना। तो आप इससे क्या कहना चाहोगे, है ना। तो इससे तो एक ही चीज झलकता है कि जो है आपने कोशिश नहीं की ना। आपको विज्ञान समझ में भी आता है, आप उसमें अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हो, लेकिन आप उसमें पढ़ा नहीं है और जो है आपका नंबर कम आया है। ठीक, आपने पढ़ाई नहीं की और आपका नंबर जो है कम आया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोशिश नहीं की, है ना। तो ये जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने 30 क्वेश्चन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से हमने ये किया है, ठीक है ना। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर वीडियो सही लगे तो आप जो है इसको लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो हेल्पफुल है तो इसको अपने दोस्तों के साथ और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ जो है इसको आप लोग शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस और भी लेकर के आएंगे, है ना। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।